मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 242 जो कि है वैलिड एनाग्राम। हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं दो स्ट्रिंग्स, एक का नाम है s और दूसरे का नाम है t। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर t और s एनाग्राम है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब एनाग्राम का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि अगर t के जो कैरेक्टर्स हैं हम उन्हें रीअरेंज करके S बना पाएं तो T और S दोनों एनाग्राम होंगे। पर हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स यूज करने हैं T के और हर एक कैरेक्टर को सिर्फ एक बार यूज करना है। इसका मतलब T और S में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, सेम ही कैरेक्टर्स होंगे, बस उनका रीअरेंजमेंट होगा। इसे एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। जैसे इस केस में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने दो स्ट्रिंग्स लिए हैं S और T। आप यहाँ पे देख सकते हो S है जिसमें स्ट्रिंग पड़ा है एनाग्राम और T में कुछ और स्ट्रिंग पड़ा है। पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो S और T में सेम ही कैरेक्टर्स हैं, बस उन्हें रीअरेंज किया गया है। जैसे सबसे पहले आपका कैरेक्टर है S में A, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम T में देखते हैं A यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो आपका सेकंड कैरेक्टर है इसमें है वो है N। अब हमें देखना है कि N क्या प्रेजेंट है T में। जी हाँ, वो स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है N। अगला कैरेक्टर है A। अब हम देखेंगे वो T में प्रेजेंट है क्या। यहाँ पे हमें मिल गया है यहाँ पे A, तो ये मैच कर गया है। उसके अगला जो कैरेक्टर है इसमें वो है G। अब G भी हमें T में मिल गया है। उसके अगला कैरेक्टर है R और R भी हमें यहाँ पे T में दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है A। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे A कैरेक्टर दो बार आप पहले ही इंक्लूड कर चुके हो T में, आपको वापस वो यूज़ नहीं करना। आपने वो पुराने एज के साथ मैच किया था। आप एक कैरेक्टर को सिर्फ एक बार ही यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे ए है तो एक और अलग से ए होना चाहिए जो अभी तक हमारा कवर नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे हमें मिल गया है ए। और लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे एम, उसका मैच भी हमें यहाँ पे मिल गया है जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था, एम। आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एस में 3 बार ए आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3। उसी तरह टी में भी 3 बार ए आ रहा है, 1 2 3। तो हर एक जो कैरेक्टर है स्पेसिफिक ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी में भी वही स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो जैसे 3 बार प्रेजेंट है एस में, 3 बार ही प्रेजेंट है टी में। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो एस में प्रेजेंट हैं वो टी में भी प्रेजेंट है और उनका काउंट भी सेम है। जैसे ए यहाँ पे 3 बार आ रहा है, वहाँ पे भी 3 बार आ रहा है। ये जैसे ए एन ए से शुरू हो रहा है, वो एन ए जी से शुरू हो रहा है। तो मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन कैरेक्टर्स और हर एक कैरेक्टर का काउंट सेम है, तो इसे हम कहेंगे एनाग्राम। तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे कि ये दोनों एनाग्राम हैं, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, काउंट भी सेम है, जस्ट उनका अरेंजमेंट अलग है। तो और सिंपल एग्जांपल लूँ तो जैसे आपके पास एक वर्ड है CAT, ठीक है। मान लो S में स्ट्रिंग पड़ा है कैट। अब इसकी जगह आपने मान लो TCA कर दिया, जो अगला स्ट्रिंग है आपके पास। तो ये दोनों भी एनाग्राम्स हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, A है, यहाँ पे भी A है, T है, यहाँ पे भी T है। तो सब के सब कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, बस उनका अरेंजमेंट अलग है। हाँ, इसकी जगह अगर मैं आपको कुछ इस तरह से बोलूँ कि CAAT था आपके पहले स्ट्रिंग में और दूसरा जो आपका स्ट्रिंग था वो बड़ा TCA, तो ये एनाग्राम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे A जो है 2 बार आ रहा है, लेकिन जो नीचे A सिर्फ 1 बार आ रहा है। तो इसलिए हर एक कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा दोनों में, तो इसलिए एनाग्राम नहीं है। तो सारे कैरेक्टर्स मैच होने चाहिए और हर एक कैरेक्टर का जो काउंट है वो भी मैच होना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने दो आपके जो है स्ट्रिंग्स ले लिए। सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसमें पड़ा है रैट RET और सेकंड जो स्ट्रिंग है उसमें पड़ा है कार CAR। आप देखेंगे सबसे पहला कैरेक्टर R, वो यहाँ पे भी आपको मिल गया है, T स्ट्रिंग में भी यहाँ पे R प्रेजेंट है। फिर देखोगे A भी आपको मिल गया है। अब आएगा T। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि T कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है दूसरे स्ट्रिंग में, इसलिए ये एनाग्राम नहीं है, इसलिए हम इस केस में फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो आप देख सकते हो जब सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तब हमने ट्रू रिटर्न किया है कि हर एक कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, उनका काउंट भी सेम है, तो हमने ट्रू रिटर्न किया, जैसे इस केस में और इस केस में। लेकिन अगर आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच ना किए, जैसे इस केस में या फिर इस केस में, तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एनाग्राम होता क्या है और किस केस में हमें इस कोड में ट्रू रिटर्न करना है और किस केस में फॉल्स रिटर्न करना है। अब सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने
अपने कोड में। देखिए सबसे पहले आपके पास ब्रूट फोर्स आ सकता है कि आप सारे कॉम्बिनेशन चेक करो। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे कैट है और TCA है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहला कैरेक्टर उठाएंगे जैसे वो C है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे दूसरे स्ट्रिंग में क्या वो प्रेजेंट है या नहीं। तो वो कैसे चेक होगा, आप बेसिकली कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर सकते हो कि जैसे C के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सबसे पहले T को देखा दूसरे स्ट्रिंग में, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो है वो T है, क्या ये सेम है, नहीं। फिर उसके बाद आपने C के कॉरस्पॉन्डिंग अगले कैरेक्टर को देखा जो कि है C, तो आपको मैच मिल गया है, तो बढ़िया। तो ये कैरेक्टर आपका मैच हो गया, आप अगले पे चलोगे। फिर A के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे, A के कॉरस्पॉन्डिंग आप T को देखोगे क्योंकि वो पहला कैरेक्टर था, वो नहीं बना मैच। फिर A के कॉरस्पॉन्डिंग C को देखोगे, वो मैच नहीं बना। फिर A के कॉरस्पॉन्डिंग A को देखोगे, हमें मैच मिल गया है, तो ये बढ़िया हो गया। फिर अगला जो कैरेक्टर था वो T, तो T के कॉरस्पॉन्डिंग पहले कैरेक्टर को देखोगे T और T, जो कि मैच बन गया है। ये वैसे तो आपको सही लग रहा है कि ब्रूट फोर्स में आपने सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए, पर ये सही लॉजिक बनेगा नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस केस में तो आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग थे, यूनिक थे, तो इसलिए आपको ऐसे अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि कोई कैरेक्टर पहले रिपीट हो चुका है या नहीं। अगर हम कोई और केस देखें जैसे CAAT, सिंपल वाला ही लेते हैं। सबसे पहले C को आपने देखना है, C को आप मैच करने जाओगे दूसरे स्ट्रिंग में, सबसे पहले C को T से कंपेयर करोगे, वो इक्वल नहीं है। फिर C को अगले से करोगे C, तो आपको मैच मिल गया है। तो अगले कैरेक्टर पे जाओगे जो कि है A, तो अब A को पहले T से कंपेयर करोगे जो कि इक्वल नहीं है। फिर A को C से करोगे जो कि इक्वल नहीं है। फिर A को A से करोगे जो कि इक्वल हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको कह दोगे कि ठीक है हमें मैच मिल गया। फिर आप अगले कैरेक्टर पे जाओगे जो कि A है, A को फिर से T से करोगे, फिर C से करोगे, फिर से A से करोगे। अब A से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको तो लगेगा मैच मिल गया है, लेकिन ये A ऑलरेडी यूज़ हो चुका है पिछले वाले A के साथ, तो अब ये दोबारा इसके साथ मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनाग्राम का मतलब है कि आपके कैरेक्टर सेम होने चाहिए और हर एक कैरेक्टर सिर्फ एक बार यूज़ करोगे आप। तो जैसे ऊपर 2 A's हैं तो नीचे भी 2 A's होने चाहिए थे। तो अगर आप सोचो कि सिंपली आप सीधा ब्रूट फोर्स लगा के कि सारे कॉम्बिनेशंस लगा लिए कि एक लूप में S का डाल दिया, एक लूप में T का डाल दिया, 2 लूप्स लगा के सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लिए, तो वैसे चलेगा नहीं, उसके साथ आपको और भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये चीज़ इस एग्जांपल में भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे A आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पहले स्ट्रिंग में 3 A's हैं, मतलब काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर, वो सेम होना चाहिए दूसरे स्ट्रिंग में भी। तो सिंपल अगर आप 2 लूप्स लगा के ब्रूट फोर्स करने का सोचोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी अप्रोच की तरफ। पहली अप्रोच में तो हमने सारे कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश की है, अब सोचते हैं उससे कुछ बेटर अप्रोच जिससे हम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन भी निकालेंगे, जिससे हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास करें। सोचिए अगर आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दो, जैसे आपने मान लो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले A जो है वो आगे आ जाएंगे, तो A क्योंकि आपके 3 A's हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 2 3, तो ये सब पहले आगे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका G, तो AAA फिर G, फिर आ जाएगा आपके पास M, फिर आ जाएगा N और फिर आ जाएगा लास्ट में R। तो अगर आपने इसको सॉर्ट किया तो ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब आप T को सॉर्ट करोगे तो भी वो एक्चुअली यही बन जाएगा। वो कैसे, क्योंकि सबसे पहले आ जाएगा A, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा A, तो 3 A's आपके स्टार्टिंग में आ गए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे। उसके बाद आ जाएगा आपका G, क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आ जाएगा आपका M, फिर आ जाएगा N और फिर आ जाएगा R। तो इस तरह से आपके दोनों जो स्ट्रिंग है सॉर्ट करने के बाद यही बनेंगे, और जब आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को बाद में कंपेयर करोगे तो वो इक्वल ही होंगे। तो इसलिए आप उस बेसिस पे इसे ट्रू रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि एनाग्राम में आप देख ही सकते हो कि सारे कैरेक्टर सेम है और नंबर ऑफ टाइम्स हर एक जो कैरेक्टर आ रहा है वो भी सेम है। इसलिए जब आप दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करोगे, अगर वो एनाग्राम हुए तो वो सेम ही हो जाएंगे, अगर वो एनाग्राम नहीं हुए तो वो डिफरेंट स्ट्रिंग हो जाएंगे। जैसे इस केस में अगर आप CAAT को सॉर्ट करोगे तो ये बनेगा AACT, जबकि आप TCA को सॉर्ट करोगे वो बन जाएगा ACT। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इस केस में आप डायरेक्टली से फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। तो सॉर्टिंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम इससे बेटर अप्रोच भी देखेंगे, पर एक बार हम इसे सॉल्व करके देखते हैं लीड कोड पे सॉर्टिंग के साथ। तो चलिए चलते हैं लीड कोड पे। अब हम आ गए हैं लीड कोड पे और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी सॉर्टिंग की अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, S स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देना है और फिर T स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देना है और फिर दोनों को कंपेयर कर देना है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। तो एरे को सॉर्ट करने का तो मेथड आपको पता ही है, arrays.sort। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन स्ट्रिंग को
कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कैर S1 दे देते हैं नाम, जिसको कहेंगे S2 कैर एरे। तो बेसिकली इस 2 कैर एरे से ये जो आपका स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैरेक्टर एरे में। इसी तरह से मैं दूसरा एक और कैर एरे बना देता हूँ जिसको हम T1 बोल देते हैं, और जो होगा T.2 कैर एरे। तो इस तरह से हमने दोनों स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बेसिकली सॉर्ट कर सकते हैं एरे को यूजिंग एरेज डॉट सॉर्ट मेथड से। तो एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया हमने, सबसे पहले S1 को हमने सॉर्ट कर दिया है, इससे आपका जो ये बेसिकली कैरेक्टर एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे को भी सॉर्ट कर देते हैं एरेज डॉट सॉर्ट T1। तो इस तरह से आपके दोनों जो हैं कैरेक्टर एरे वो सॉर्ट हो चुके हैं। अब बेसिकली आप सिंपली चेक कर सकते हो कि दोनों एरेज इक्वल हैं या नहीं। तो आप सिंपल अब लगा सकते हो एरेज डॉट इक्वल और उसमें पास कर दोगे S1 T1। तो ये आपको दे देगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। इसको आप सिंपली रिटर्न कर दो। तो अब हम चला के देखते हैं हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे बेसिक टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं और हमने 78.15% को बीट भी कर दिया है। अब अगर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि एरे में जब आप सॉर्ट करने जाते हो तो अगर उसमें n साइज होता है तो सॉर्टिंग में हो जाता है n log n कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली अगर मान लो कि S में n करेक्टर्स हैं और T में m करेक्टर्स हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n प्लस m log m। और अगर दोनों स्ट्रिंग्स में अगर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम मान लिए n तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसे n log n भी बोल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जैसे हमने बात की n log n बिकॉज सॉर्टिंग की जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाती है। अब यहाँ पे हमने सॉर्टिंग की अप्रोच से इसे सॉल्व किया n log n, पर इसके अलावा आप शुरू में ही एक और चेक भी लगा सकते हो। वो क्या? वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम होंगे और हर एक कैरेक्टर का काउंट भी सेम होगा। तो इसलिए जो टोटल लेंथ है एस की और टी की वो इक्वल होगी अगर ये दोनों एनाग्राम है, क्योंकि एनाग्राम के केस में हम सिर्फ कैरेक्टर्स को रीअरेंज कर रहे हैं तो उनकी लेंथ तो सेम होगी ना। जैसे आप देख सकते हो कैट और टी सी ए दोनों की जो लेंथ है वो 3 है। इसी तरह से अगर आप CAAT TCA देखो, इसमें आप उनकी जो लेंथ ही अलग अलग होगी कि इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली जैसे इस केस में अगर, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लेंथ सेम है तो वो एनाग्राम ही होंगे। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि 3 कैरेक्टर्स हैं एस में और टी में भी 3 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये एनाग्राम नहीं है क्योंकि बीच में कोई और कैरेक्टर अलग हो सकता है। लेकिन ये आप ज़रूर कह सकते हो कि अगर एनाग्राम होंगे 2 स्ट्रिंग्स तो उन दोनों की लेंथ सेम ज़रूर होगी। तो इसलिए इतना सब लॉजिक लगाने से पहले हम एक और चीज़ ऊपर लगा सकते हैं कि अगर आपके जो एस की लेंथ जो है, ठीक है, एस डॉट लेंथ कर दिया हमने, अगर वो इक्वल नहीं है टी की लेंथ से, है ना, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो स्टार्टिंग में ही आप रिटर्न कर दो फॉल्स। उस केस में आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सॉर्ट करने में भी तो आपको एफर्ट लग रहा है ना यहाँ पे, तो n log n करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वाला केस है तो आप सीधे ही फॉल्स रिटर्न कर दो। एक बार मैं आपको ये भी सबमिट करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो हमने चेक लगाया ऊपर वाला वो सही है या नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और लास्ट टाइम हमारे 78% को आई थिंक हमने बीट किया था, अब हमने 91.03% को बीट कर दिया है सिंपली बस ये चेक लगाकर। एक लाइन का चेक लगाने से आपका देख सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो गई है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे टेस्ट केसेस ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग लेंथ्स होगी दोनों स्ट्रिंग की, और उस केस में आपको बेसिकली सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे ही बोल सकते हो अगर लेंथ डिफरेंट है तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये हमने सॉल्व किया बेसिकली सॉर्टिंग के थ्रू। हमने बेसिकली क्या किया कि दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दिया और फिर कंपेयर कर लिया कि दोनों सेम है या नहीं, सॉर्टेड वैल्यू। उसके बेसिस पे हमने चेक कर लिया एनाग्राम है या नहीं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। पर अब चलते हैं वापस देखने के लिए इससे कोई बेटर अप्रोच, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो अब हम वापस आ गए हैं अपनी जो अप्रोच को और इम्प्रूव करने के लिए। अभी तक हमने क्या किया, बेसिकली सॉर्ट करके चेक कर लिया n log n में। अब देखते हैं कि क्या इससे बेटर वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। वो समझाने के लिए पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि है फ्रीक्वेंसी का यूज करके। तो देखिए, मैंने आपको एनाग्राम का बहुत ही सिंपल सा मतलब बताया कि हर एक कैरेक्टर सेम होगा दोनों में
और हर एक का काउंट भी सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है वो 3 बार आ रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे भी 3 बार आ रहा है। एन जो है वो 1 बार आ रहा है, जी 1 बार आ रहा है, आर 1 बार आ रहा है और एम भी 1 बार आ रहा है। सेम होगा टी में भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम फ्रीक्वेंसी का बहुत यूज़ कर रहे हैं हर एक कैरेक्टर की, तो क्यों ना हम फ्रीक्वेंसी को रख ही लें अपने पास और दोनों में मैच कर लें। अगर वो सेम हुआ तो ये एनाग्राम है, नहीं हुआ तो नहीं है एनाग्राम। तो सबसे पहले आप चेक कर लो लेंथ को, उसके बाद चेक कर लो हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये एनाग्राम है या नहीं। अब फ्रीक्वेंसी जब हम चेक करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप हैश मैप का यूज़ कर सकते हो। हैश मैप क्यों? हैश मैप इसलिए क्योंकि हैश मैप में होता है की वैल्यू पेयर, तो हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। तो इसका मतलब होगा कि आपका सबसे पहला है कैर, यहाँ पे आपने रख दिया कैर जो आपकी हो जाएगी की, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी रख सकते हो हैश मैप के साथ। और फ़ायदा हैश मैप का आपको पता ही है कि जो आपका सर्च ऑपरेशन है उसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(1), यानी कि आप कॉन्स्टेंट टाइम स्पेस में सर्च कर सकते हो कि हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। आपको पूरा का पूरा जो है स्ट्रिंग बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हैश मैप के थ्रू चेक कर लो कि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है दूसरे स्ट्रिंग में। तो हमारी अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे एस स्ट्रिंग के साथ। तो पहला कैरेक्टर है ए, तो ए आप चेक करोगे क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है, जी नहीं, तो आप क्या करोगे उसको इंसर्ट कर दोगे ए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1। तो ए कैरेक्टर हो गया, आपने हैश मैप में डाल दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी। फिर अगला कैरेक्टर जाओगे एन, एन क्या प्रेजेंट है हैश मैप में, नहीं, तो बेसिकली एन डाल दोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी। फिर से ए पे जाओगे, अब ए तो आपका प्रेजेंट था हैश मैप में, तो आप क्या करोगे जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट थी उसको 1 से बढ़ा दोगे। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी 1 थी फ्रीक्वेंसी, अब आपने उसे 2 कर दिया, 1 बढ़ा दी। फिर आप जाओगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि है जी, जी आपका हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए जी डाल दोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 1 डाल दोगे। फिर अगला जो है आपका वो है आर, आर भी आपका प्रेजेंट नहीं है हैश मैप में तो आर डाल दोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 डाल दोगे। फिर अगला कैरेक्टर है ए, तो ए आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था तो जो भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट थी उसको 1 से बढ़ा दो, तो यहाँ पे 2 की जगह आपने 3 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका एम, तो एम भी प्रेजेंट नहीं था तो आप क्या करोगे एम रख दोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 डाल दोगे। तो ये आपका हैश मैप बन गया पहले स्ट्रिंग को ट्रिवर्स करने के बाद। ए आ रहा है आपका 3 बार, एन आ रहा है आपका 1 बार, जी आ रहा है 1 बार, आर आ रहा है 1 बार और एम आ रहा है 1 बार, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको हैश मैप का फ़ायदा। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। तो स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो है एन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली हैश मैप में चेक करना है कि क्या दूसरे स्ट्रिंग में एन प्रेजेंट था। वो हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमने हैश मैप में हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी रखी हुई है स्ट्रिंग एस के लिए। तो हम सीधा चेक कर सकते हैं कि एन क्या प्रेजेंट है हैश मैप में। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो ये एनाग्राम हो ही नहीं सकते, करेक्ट, क्योंकि एन यहाँ पे एन था नहीं एस में, लेकिन यहाँ पे एन प्रेजेंट है तो मतलब एन प्रेजेंट था एस में भी। अब हम उसका काउंट देख लेंगे, एन का काउंट था 1, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे आ चुका है तो उसका काउंट डिक्रीज़ कर दो, ये अब इसको 0 बना दो, ठीक है। अब n जो है वो 0 हो गया है कि अब n और नहीं है मतलब s में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा था कितनी बार एक कैरेक्टर आया है s में। जब आपने इसको 0 कर दिया मतलब अब और नहीं है इसके अलावा n s में, ठीक है। एक बार ही था, एक बार आपको मैच मिल गया है, अब आगे 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब अगला जो कैरेक्टर है आपके पास a आ गया, ठीक है। a चेक करोगे कि क्या हैश मैप में प्रेजेंट है, यानी कि क्या s में ए प्रेजेंट था। अब आप सोचिए अगर आप इसे लीनियर सर्च के थ्रू करते तो आपके वर्स्ट केस O ऑफ n हो सकती थी कि आपने पूरे का पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर दिया। इसमें आपको हैश मैप बहुत हेल्प कर रहा है, आप O ऑफ 1 में बेस्ट केस में निकाल पा रहे हो कि क्या ए प्रेजेंट था एस स्ट्रिंग में या नहीं, और कितना प्रेजेंट था वो भी आप डायरेक्टली निकाल रहे हो। तो यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देख लिया कि जी हाँ प्रेजेंट था ए एस में, तो 3 बार प्रेजेंट था, एक बार तो हमें मैच मिल गया तो उसका काउंट डिक्रीज़ कर दो, हमने 2 कर दिया कि अब इस मैच के बाद 2 और एज प्रेजेंट है एस में, ठीक है। अब हम चलेंगे जी पे, जी चेक करेंगे हैश मैप में है, जी हाँ था 1 था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दो कि हमें मैच मिल गया है। अब आगे आपका ये वाला रीयूज़ ना हो, क्योंकि हमें
हर बार नया चाहिए। फिर आगे आपके पास ए चेक करो, ए देखो 2 प्रेजेंट है तो मतलब 2 प्रेजेंट है। अब एक तो इससे मैच हो जाएगा तो ये इसे 1 कर दो। अगले पे चलो, आर के कॉरस्पॉन्डिंग आर आपको मिल गया है, उसको 0 कर दो क्योंकि आपका मैच तो हो गया है। अब ए दोबारा आ गया, अब आपने फिर से चेक किया ए प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है और उसका काउंट 1 है तो बिल्कुल सही है, मैच मिल गया आपका, तो आपने इसको 0 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आगे ए आ गया ना टी में तो वो आपको नहीं मिलेगा एस में, क्योंकि उसका काउंट अब 0 हो चुका है, क्योंकि जितने भी एज थे एस में वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, अब अगला कैरेक्टर था एम के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपका जो है ये 1 प्रेजेंट था, आपने इसको 0 कर दिया। तो अब आपका टी भी पूरा ख़त्म हो गया है, एस भी पूरा ख़त्म हो गया है और हमें एक में मिसमैच नहीं मिला। अब अगर ये पूरा ट्रेवर्स करने के बाद भी आपको कहीं पे भी मिसमैच नहीं मिला, उसके बाद आपको हैश मैप चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कोई काउंटर ऐसा तो नहीं जिसमें 0 से ज़्यादा वैल्यू हो। वो इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया एस और टी की जो लेंथ है वो सेम ही होगी। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तब आ सकता है अगर दोनों की लेंथ डिफरेंट हो, क्योंकि हम टी को ट्रेवर्स कर चुके हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी किसी की 0 से ज़्यादा तो नहीं। अगर कोई मिसमैच हुआ तो वो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि टी में ऐसा कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होगा जो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, जहाँ पे हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ, क्योंकि ये तो ट्रू केस था आपका कि सारा कुछ आपको मिल गया है। एक फॉल्स केस देखते हैं, जैसे आपने लिया CAT और दूसरा एग्जांपल लिया आपने TAR। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रिंग एस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हैश मैप में एंट्री करेंगे, सी के कॉरस्पॉन्डिंग हम डाल देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, फिर ए आएगा तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने वहाँ डाल दिया 1। फिर आपका अगला जो कैरेक्टर है वो टी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपने डाल दिया 1, तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 1 फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप चलोगे अगले स्ट्रिंग पे जो कि है आपका टी स्ट्रिंग। सबसे पहला जो आपका कैरेक्टर वो है टी, तो आप चेक करोगे क्या आपके हैश मैप में टी प्रेजेंट है, जी हाँ वो प्रेजेंट था, तो इसको आप क्या करो रिड्यूस करके 0 कर दो और ये आपका मैच मिल गया है। अगला आपका है ए, तो आप ए के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे मैच है, जी हाँ प्रेजेंट है, तो उसको आपने रिड्यूस कर दिया तो ये सही हो गया। अगला आपका है आर, तो आप चेक करोगे आर प्रेजेंट है हैश मैप में, जी नहीं आर तो प्रेजेंट ही नहीं है हैश मैप पे, तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो इस अप्रोच के थ्रू बेसिकली हमने किया क्या कि हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मैच करके रखी हुई है। पहले हमने स्ट्रिंग एस को ट्रिवर्स करके हर एक की हमने फ्रीक्वेंसी रख ली, उसके बाद आपने जो है टी आपका स्ट्रिंग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देख लिया कि क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं, और प्रेजेंट है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है तो आपको मैच मिल गया, आप आगे जा सकते हो और जो करंट काउंटर है उसको एक कम करते जाओ। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो सॉल्व है। अब हैश मैप क्यों लिया, हैश मैप इसीलिए लिया क्योंकि बेस्ट केस में सर्च आपको O1 में दे देगा। अब इसमें बस ये चीज़ है कि आप यहाँ पे एक हैश मैप अलग से एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, जो कि मान लो S में होंगे तो n कैरेक्टर्स है, तो आप O ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो। वैसे ये तरीका बिल्कुल सही है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, बस प्रॉब्लम ये है कि O ऑफ n आपकी एडिशनल स्पेस यूज़ हो रही है। तो क्या हम फ्रीक्वेंसी काउंटर के लिए कुछ और यूज़ कर सकते हैं? देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स दिखाऊँ ना, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो आपकी जो स्ट्रिंग्स है एस और टी उसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, मतलब A to Z होंगे स्मॉल में, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपको जो हैश मैप है उसकी जगह आप एक एरे बना सकते हो। ठीक है, एक एरे ले लिया आपने जिसकी जो आपकी लेंथ होगी वो 26 होगी, जो 0 से 25 इंडेक्स तक होगा। अब 0 से 25 क्यों रखा, मतलब 26 कैरेक्टर की लेंथ क्यों रखी, क्योंकि जो आपके गिवन इनपुट है उसमें कैरेक्टर A to Z तक ही होंगे, वो भी स्मॉल में। तो आपके पास 26 लेटर्स ही होते हैं अल्फ़ाबेट में इंग्लिश के A to Z, तो आप बेसिकली 0 से 25 के एरे में ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो। ये आप सिर्फ इस क्वेश्चन में कर सकते हो क्योंकि आपको दिया गया है कि सिर्फ लोअर केस लेटर हैं। अब यहाँ पे मान लो लोअर केस के अलावा अपर केस और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, नंबर्स और वो सब चीज़ें, तो आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि साइज़ ऑफ एरे बढ़ जाता, तो उस केस में हैश मैप सही रहता। पर क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपके पास सिर्फ A to Z है, तो आप जो O ऑफ N है, जो एक्स्ट्रा स्पेस आपने यूज़ किया है हैश मैप के थ्रू, उसको सेव कर सकते हो, क्योंकि जो ये आपका एरे बनेगा वो उसका साइज़ होगा सिर्फ 26। तो अब 26 साइज़ की एरे को ना हम कांस्टेंट स्पेस ही मानते हैं, तो हम उसे O ऑफ 1 ही कह सकते हैं, क्योंकि O ऑफ 26 होगा वो, मतलब उसको O ऑफ 1 ही कह देंगे हम, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। अगर n होता ना, वो n का साइज़ कुछ भी हो सकता है, 100, 500, 10 to power 4, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू, तो हम O ऑफ n स्पेस कहते हैं। जैसे हैश मैप में भी O ऑफ
n एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है क्योंकि s का जो लेंथ है ना वो कुछ भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिया गया है कि जो s का लेंथ है ना वो 5 इंटू 10 की पावर 4 तक जा सकता है। तो आपका जो हैश मैप बनेगा उसका भी साइज़ 5 इंटू 10 की पावर 4 तक हो सकता है। तो इसलिए जो स्पेस है वो O ऑफ n है, जिसका साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपने यहाँ पे एक एरे ले लिया, वो हमेशा आपका जो साइज़ है वो 26 का रहेगा, तो इसलिए आपकी स्पेस काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एक एरे के साथ समझाता हूँ कि जो चीज़ हमने हैश मैप के साथ की वो हम एरे के साथ कैसे कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए सेम चीज़ को मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स थे। अब हमने क्या करना है कि एक एरे बना लेना है जिसका साइज़ जो होगा ना वो होगा 26 का। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, थोड़ी लाइन अजीब सी बना दी वैसे मैंने। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स होगा ना 0 1 2 इस तरह से ऐसे जाते जाते ना ये जो लास्ट होगा ये 25 होगा। तो बेसिकली आपका जो साइज़ ऑफ एरे है वो 26 है। ठीक है, तो ये आपका एरे हो गया मान लो। इसमें अब है क्या, बेसिकली ये हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक डब्बा रख लिया हमने। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपका कैरेक्टर है एस का, जैसे हमने हैश मैप में किया था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एस को ट्रेवर्स किया था, सेम टू सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पे भी। सबसे पहले हम ए में जाएंगे। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डब्बा होगा, देखिए ये हमने रखा है ए टू जेड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ए जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो 0 को रिस्पॉन्ड कर रहा है और जेड जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो 25 को रिस्पॉन्ड कर रहा है। पर अब ये हम असाइनमेंट कैसे करेंगे, वो असाइनमेंट आप करोगे जो भी आपका कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे ए है उसमें से माइनस कर दो ए को। ठीक है, अब आपने इसको माइनस किया तो ऑटोमेटिकली जो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी यहाँ पे ए में से ए को माइनस करोगे तो आपको 0 ही मिल जाता है। ये क्यों मिलता है, क्योंकि जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो एस्काई वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। जब आपने प्लस माइनस ऑपरेशन यूज़ कर लोगे तो वो उनकी एस्काई वैल्यू को लेते हैं। अब ए की कुछ एस्काई वैल्यू है, ठीक है, और इसकी भी एस्काई वैल्यू है, दोनों को माइनस करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एस्काई वैल्यूज़ दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए है आपका ना, यहाँ पे जैसे आप देखो ए, तो इसकी जो एस्काई वैल्यू है वो है 97। ठीक है, तो ए की एस्काई वैल्यू 97 है। इसी तरह हर एक की एक एक बढ़ती जा रही है। बी की देखो 98 हो गई, और जो जेड है आपका इसमें अगर आप 25 ऐड कर दोगे तो ये देखो 122 बन गई है। तो बेसिकली 97 में अगर आप 25 ऐड कर दोगे तो 122 बन गई है। तो ये आपकी एस्काई वैल्यूज़ हैं। तो जब भी आप इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कैरेक्टर पे तो वो बेसिकली एस्काई वैल्यू पे खेलता है। जैसे आपने ए माइनस ए किया तो उसने क्या किया, 97 माइनस 97 जो आपको 0 रिटर्न करेगा, यानी कि आपका ये इंडेक्स पे वैल्यू आप डाल सकते हो। इसी तरह से मान लो मैं आपको जी का दिखाऊं तो जी की एस्काई वैल्यू क्या होगी, 103। तो 103 में से वो माइनस करेगा ए को। ठीक है, तो मतलब 103 में से माइनस कर दो आप 97 को, जो कि हो गया आपके पास 6। करेक्ट, तो जो आपका 6th इंडेक्स होगा ना उस पर आप जी इंसर्ट करोगे। अगर आप इसको वैसे भी देखो तो इस तरह से बन रहा ना, ए बी सी डी ई एफ जी, इसी तरह से ऐसे 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 जाके Z तक जाएगा। तो अगर आप 0 1 से लगाओ तो इससे बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो जी की 6 ही बन रही है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अब हर बार आप ऐसे कैलकुलेट तो नहीं करोगे, करेक्ट, तो इसलिए आप ये सिंपल लॉजिक लगा सकते हो। जो भी आपका कैरेक्टर है उसमें से ए को माइनस कर देना, उससे आपको एस्काई वैल्यू मिल जाएगी। वो बेसिकली आपका इंडेक्स होगा जहाँ पे आपको डालना है वो वाला आपका कैरेक्टर। तो एक बार मैं अभी एक एस्काई वैल्यू को हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि आपको दिख चुका है। तो अब आप क्या करोगे, सेम लॉजिक जो हमने बात की, सबसे पहले ए आएगा तो ए में से ए माइनस किया तो 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसको एक इंक्रीमेंट कर दो। तो स्टार्टिंग में जो आपका एरे है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इंटीजर की ज़ीरोज़ ही होती हैं, तो यहाँ पे सब 0 होगा। तो एक इंक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद n आ गया। अब n में से a को माइनस करोगे तो उससे आपको इंडेक्स मिल जाएगा, जो भी इसका इंडेक्स बनेगा वहाँ पे। मान लो यहाँ पे कोई इंडेक्स है तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, ये हो गया। फिर दोबारा से a आ गया, a माइनस ए 0, तो जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको चेंज करके एक इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे 2 हो गई अब उसकी वैल्यू। फिर g हो गया, तो g माइनस ए करोगे, जो भी इसका इंडेक्स आया वहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लो ऐसे ही कर देता हूँ, ये g के कॉरस्पॉन्डिंग है, वैसे इसका इंडेक्स होगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये g के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है और ये n के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये m के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स रख देते हैं और एक r के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स रख लेते हैं। ठीक है,
तो अब जी का तो हमने बढ़ा दिया, फिर आ गया आर का, आर माइनस ए किया तो मान लो वो ये इंडेक्स है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो आप एसकाई वैल्यू से सिंपली निकाल सकते हो, पर ये जो भी आर की एसकाई वैल्यू -97 आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने मान लो ये 1 कर दिया, क्योंकि 0 था, आपने 1 बढ़ा दिया, 1 हो गया। फिर से ए आ गया आपके पास, ए माइनस ए मतलब इंडेक्स 0, जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो 2 की जगह अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब लास्ट है एम, तो अब जो एम के कॉरस्पॉन्डिंग भी इंडेक्स है उसमें आपने आप एक वैल्यू बढ़ा दी, तो एम के कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आपका एरे बन गया है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि एस का साइज़ कितना भी हो सकता था, चाहे 5 × 10⁴ ही क्यों ना हो, आप इस एरे में जो कि 26 लेंथ का है इसमें सब कुछ हैंडल कर सकते हो, करेक्ट। अब उसके बाद हम टी पे जाएंगे, तो टी में हम सेम लॉजिक लगाएंगे जैसे हमने हैश मैप में लगाया था, अब हम एरे में लगाएंगे। एन देखेंगे, एन के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में कुछ वैल्यू पड़ी है या नहीं, क्योंकि ये जो एरे है ये एस का दिखा रहा है कि एस के कितने कैरेक्टर्स थे और हर एक कैरेक्टर की कितनी फ्रिक्वेंसी थी, ये सब वो बता रहा है। तो जब n है तो हम n में से चेक करेंगे क्या वो s में भी प्रेजेंट था। वो कैसे करेंगे, n-a करोगे तो उससे आपको इंडेक्स मिल जाएगा जो कि ये है। तो इसमें हम देख लेंगे क्या वो प्रेजेंट था, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो ठीक है, मैच मिल गया, उसको एक डिक्रीमेंट कर दो तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब a पे चलेंगे, a-a मतलब इंडेक्स 0, यहाँ पे चेक करेंगे क्या वो वैल्यू 0 से ज़्यादा है, जी हाँ 0 से ज़्यादा है, तो अब मैच मिल गया, उसको एक कम कर दो, तो 3 से अब ये 2 हो गया, ठीक है। अब फिर जी पे देखोगे, जी के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करोगे, हाँ वो प्रेजेंट था तो उसको एक कम कर दो, ठीक है। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे, ए मतलब 0th इंडेक्स में 2 वैल्यू पड़ी थी, उसको हमने एक डिक्रीमेंट कर दिया, 1 कर दिया। फिर आर पे देखोगे तो आर के में भी एक वैल्यू पड़ी थी, उसको आपने डिक्रीमेंट कर दिया 0। ए पे फिर से देखोगे, ए पे देखा तो 1 पड़ी थी, उसको आपने कर दिया 0। एम पे देखोगे, एम पे भी पड़ा था, 1 कर से 0 कर दिया। अब अगर इसमें किसी भी केस में आपको ऐसा कोई केस मिलता जहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 0 थी तो आप फॉल्स रिटर्न कर देते। जैसे इसको दोबारा से देखते हैं दूसरे एग्जांपल के सामने, आपके पास एस है जो वो इस तरह से दिया हुआ है आपको रैट, ठीक है, RAT, ठीक है। और जो आपका टी स्ट्रिंग है उसमें मान लो कुछ भी पड़ा है, TAC पड़ा है, कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले एस के कॉरस्पॉन्डिंग आप एरे बनाओगे, है ना, तो 0 से 26 ही होगा ये भी। तो ये आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो मान लो, ये आर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका इंडेक्स आ रहा था, यहाँ पे आपने 1 कर दिया। ए के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स तो 0 ही होता है तो आपने 1 कर दिया। और टी के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपने, ये मान लो आपका इंडेक्स था टी के कॉरस्पॉन्डिंग, आपने इसको भी 1 कर दिया, ठीक है। अब टी स्ट्रिंग पे जाते हैं, अब टी के कॉरस्पॉन्डिंग को चेक करा है तो t-a जो कि ये था बन रहा था आपका इंडेक्स, यहाँ पे इसमें 1 प्रेजेंट था तो सही था, तो इसको आपने 0 कर दिया। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेगा, ए में भी प्रेजेंट है तो इसको भी आपने 0 कर दिया, आगे बढ़ गया। सी के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेगा, C-a जो कि होगा आपका सेकंड इंडेक्स 0 1 2, ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे वैल्यू तो पहले ही 0 प्रेजेंट थी तो गड़बड़ हो गई। इसका ये मतलब है कि जो एस स्ट्रिंग है उसमें C प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो जो चीज़ हम हैश मैप के थ्रू कर रहे थे वो हम इस एरे के साथ भी कर सकते हैं। बस फ़ायदा ये है कि जो आपने एरे का साइज़ लिया है यहाँ पे वो सिर्फ 26 है, तो उसे कांस्टेंट स्पेस माना जाता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं लीड कोड पे इसी अप्रोच के साथ। यहाँ पे हम आ गए हैं लीड कोड में। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि ये वाला तो हमारा सॉर्टिंग के थ्रू था जिसमें हमने n login के थ्रू इसे सॉल्व किया था। इसे मैं रीसेट कर देता हूँ क्योंकि अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बना लेना है जिसका नाम मैं काउंट रख देता हूँ, और जो इसका जो साइज़ होगा ना वो होगा सिर्फ 26 का, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो A to Z तक ही हैं, तो इसलिए ये 26 में कवर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि S को ट्रेवर्स करेंगे और इसका काउंट इसमें अपडेट कर देंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है कि फॉर इंट I इक्वल टू 0, I स्मॉलर देन S डॉट लेंथ, इसके बाद आप कर दोगे I प्लस प्लस और इसके अंदर आप लॉजिक लगाओगे। लेकिन सबसे पहले हम एक वो वाला लेंथ वाला लॉजिक लगा देते हैं जो हमने पिछले में भी लगाया था कि अगर जो S की लेंथ, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू T की लेंथ, है ना, अगर ये केस हुआ तो आप पहले ही रिटर्न कर दो फॉल्स, बाकी सब चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एस डॉट लेंथ डायरेक्टली क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये नल तो नहीं है, कि इसका जो साइज़ है वो 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 या 1 से ज़्यादा है, मतलब 0 तो नहीं है। तो बेसिकली आप सोच सकते हो कि यहाँ नल पॉइंटर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एज केस सिनेरियो है कि एस जो है वो नल भी हो सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा
कि आप ये एस डॉट डायरेक्टली नहीं लगा सकते, नल पॉइंटर आ सकता है। तो आप सिंपली पहले चेक करोगे कि एस नल नहीं है, तो फिर आप ये चेक करोगे एस डॉट लेंथ। तो मतलब अगर एक ऐसा केस हो गया कि एस नल है, टी नल नहीं है, तो भी आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। पर इस केस में आपको दिया गया था लेंथ मिनिमम 1 तो है, तो ये नल तो नहीं होगा, इसलिए हमने एस डॉट लेंथ डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। तो चलिए आगे चेक कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर बना लेना है। कैरेक्टर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट एक मेथड है जिसमें आप स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप इंडेक्स पे हो, जैसे यहाँ पे आई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कैरेक्टर निकालना हो तो एस डॉट कैर एट आई कर सकते हो आप, जिससे आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मान लो 0 इंडेक्स है, तो एस में 0 इंडेक्स में ए कैरेक्टर पड़ा है, तो आपको वो इसमें मिल जाएगा। अब हमें चाहिए इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स में ही तो वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है, तो इंडेक्स कैसे मिलेगा वो हमने पहले भी बात की। हम कर देंगे इंट इंडेक्स इक्वल टू, आप कर दोगे सी एच में से माइनस कर दोगे ए। अब सी एच में से ए क्यों माइनस किया, ए में से सी एच क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि ए जो है वो स्टार्टिंग है आपका। ये जो आपका जो कोई भी आपका कैरेक्टर होगा वो ए टू जेड होगा, तो ए तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए के इक्वल होगा या इससे बड़ा ही होगा कोई ना कोई कैरेक्टर, तो इसलिए सी एच माइनस ए कर दो। इससे आपको स्काई वैल्यू मिल जाएगी उस इंडेक्स की। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका एरे बनाया था ना हमने, उसमें काउंट में इंडेक्स जो है उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है प्लस प्लस का, इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, ऑपरेटर्स जो हमने जावा में कवर किए हैं। अगर आपको यह भी मुश्किल लग रहा है तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो। एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो हो जाएगा जो भी आपका काउंट एरे है उसका इंडेक्स +1। तो बेसिकली आपने जो भी वैल्यू पड़ी थी उस इंडेक्स में, उसको आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया, उसको आप प्लस प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये करने के बाद बेसिकली आपका जो है एरे में सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाली थी, करेक्ट। तो आपके पास हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एरे के अंदर। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने सेकंड एरे को ट्रवर्स करना है, ठीक है। तो सिमिलर एक और लूप लगा रहे हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई स्मॉलर देन टी डॉट लेंथ, ठीक है। वैसे आप ये इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे क्योंकि ये वैल्यू तो इक्वल ही होगी, तो आप स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना सकते थे और डायरेक्टली लेंथ को यूज़ कर सकते थे, पर चलिए हमने नहीं बनाया तो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोबारा कैर निकाल देंगे, सी एच इक्वल टू टी डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो आपका ये कैरेक्टर निकल गया। फिर आपने इंडेक्स निकाल दिया, इंडेक्स क्या हो जाएगा, सी एच माइनस ए, बिल्कुल सही हो गया, आपका इंडेक्स आ गया। अब आपने सिंपली चेक करना है कि इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग काउंट आपके एरे में जो वैल्यू पड़ी है वो 0 से ज़्यादा है या नहीं। अगर वो 0 से ज़्यादा नहीं है तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो सिंपली आप डिक्रीमेंट कर दो वहाँ की वैल्यू को, क्योंकि वो अब यूटिलाइज हो गई है इसके साथ, अब आगे अलग से चाहिए होगी उसकी वैल्यू। तो हमने सिंपली क्या करना है, इफ़ काउंट एट इंडेक्स, ठीक है, जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपने क्या करना है कि आपको मैच मिल गया है तो उसको एक डिक्रीमेंट कर दो, काउंट इंडेक्स माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस प्लस के लिए मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, नहीं तो इसको इसी तरह से समझ सकते हो जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था। यहाँ पे भी एक कमेंट में डाल देता हूँ, ये +1 की जगह अब -1 हो जाएगा, ठीक है, कि हमने उसका इंडेक्स माइनस किया। क्यों किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक एक कम कर दिया है चेक करने के लिए कि ये वाला आ चुका है, दोबारा इसे रीयूज़ ना करो, है ना, क्योंकि हमें हर एक कैरेक्टर सेम चाहिए, दोनों में उनका काउंट भी सेम चाहिए, ठीक है। तो ये कर दिया, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब 0 ही है, ठीक है, 0 है या उससे कम तो क्यों ही होगी, मान लो 0 हो गई है, उसका मतलब है कि ये वाला कैरेक्टर अब इसमें और प्रेजेंट नहीं है जो कि हमें चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे, एल्स में सिंपली आप रिटर्न कर दो फॉल्स, कि गड़बड़ हो चुकी है, हमें मैच नहीं मिला, तो इसलिए हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा होने के बाद अगर ये चीज़ नहीं आई, मिसमैच नहीं हुआ, तो आप सिंपली एंड में रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो यहीं पे ही आपका कभी ना कभी फंस जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हमने लेंथ पहले ही चेक कर ली है, तो ऐसा कोई केस है ही नहीं कि दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो वो वाली गड़बड़ होगी ही नहीं। अगर आपकी लेंथ अलग अलग है तो स्टार्टिंग में ही फॉल्स कर दिया, अब लेंथ सेम थी तो स्टार्टिंग में हमने एक एरे बना दिया उसके साथ, अब अगले जो स्ट्रिंग है उसके साथ हमने चेक कर लिया कि वो सेम है, हर एक की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है या नहीं, नहीं मिल रही तो रिटर्न कर दिया फॉल्स, वहीं पे आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं हल्का सा आपको जूम आउट करके पूरा कोड दिखा देता हूँ।
ये आपका पूरा कोड हो गया। मेन तो पार्ट आपका ये है, इतना एक पार्ट हमने काउंटर फ्रीक्वेंसी एरे के थ्रू कर दिया है जिसके हमने साइज़ 26 रखा है। तो इस सिंपल से लॉजिक के साथ हमने इसे सॉल्व कर दिया है। एक बार चला के देखते हैं हमारा सब कुछ चल भी रहा है या नहीं। बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, सबमिट भी करके देखते हैं सब कुछ पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अरे वाह क्या बात है, सारा का सारा हमारा पास हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने 91.03% को बीट कर दिया है, क्या बात है। ये टाइम स्पेस में है, आप मेमोरी में भी देखिए हमने 88.93% को बीट कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो हमने एक फॉर लूप लगा के जैसे S को है उसको कवर किया है ट्रेवर्स को, तो ये लीनियर सर्च है एक तरह से। तो S में अगर जो लेंथ थी वो N थी मान लो, तो O ऑफ N में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद हमने एक और जो लूप है वो चलाया T पे, तो अगर T की जो लेंथ है वो M है तो ये O ऑफ M में हो रहा है। लेकिन इन दोनों की लेंथ इक्वल है, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं हुई तो हम स्टार्टिंग में ही इसे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो दोनों की हम लेंथ n मान सकते हैं, तो O ऑफ n में ये हो रहा है और O ऑफ n में ये भी हो रहा है, करेक्ट। तो मतलब O ऑफ 2n जिसे हम O ऑफ n ही मानते हैं। अब इसके अंदर जो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये बेसिकली एरे के इंडेक्स पे जाके आप सिंपली चेक कर रहे हो, जो कि O ऑफ 1 में हो जाता है, तो इसलिए ये O ऑफ n में ही हो रहा है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ, यहाँ पे हम एनालाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे अभी आने वाला है, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू O ऑफ n है। तो आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया है। लास्ट टाइम हमने O ऑफ n log n में किया था वाया सॉर्टिंग, अब हमने इसे लीनियर सर्च यानी कि O ऑफ n में सॉल्व कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब। अब इसके बाद आपको मैं कमाल की बात दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने जो एक एडिशनल स्पेस यूज़ की है, लेकिन जो स्पेस है उसका साइज़ सिर्फ 26 है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट स्पेस माना जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की है। अगर मैं दिखाऊं इसकी स्पेस O ऑफ 1 होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कांस्टेंट स्पेस में से सॉल्व कर दिया है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जो कि बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे आप हैश मैप यूज़ करते तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n हो जाती, क्योंकि उसका साइज़ होता है S की लेंथ के, जो कि हमने देखा क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 × 10⁴ ऐसा कुछ तक जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो O ऑफ n हो जाएगी उसकी स्पेस, लेकिन हमने यहाँ पे इसे O ऑफ 1 में सॉल्व कर दिया, जो कि कांस्टेंट है। ये हम क्यों कर पाए, आपको ये याद रखना होगा। ये हम इसलिए ही कर पाए क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है कि दोनों सिर्फ लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं। देखिए अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन ना होती तो आप इसे कांस्टेंट स्पेस पे ना कर पाते। उस केस में हैश मैप को यूज़ करना आई थिंक बेटर अप्रोच है, क्योंकि आपको एरे का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका साइज़ एंड एवरीथिंग। हैश मैप बहुत डायनेमिक होता है, उसमें आप की वैल्यू जितनी मर्जी इंसर्ट कर सकते हो, तो उस केस में हैश मैप ईजियर अप्रोच है। तो आपको दोनों अप्रोचेज़ आनी चाहिए, ठीक है। हैश मैप वाली काफ़ी जेनरिक अप्रोच है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपको यूज़ आ जाएगी। ये वाली है कि स्पेसिफिक केस में जैसे आपको बोला है कि इतने ही लिमिटेड इनपुट्स हैं, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। पर आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, हैश मैप वाला लॉजिक भी और ये वाला भी बहुत ही सिमिलर है। उसमें भी आप हैश मैप से वैल्यू गेट करके प्लस प्लस करते और माइनस माइनस करते, बस यहाँ पे आपने एरे में डायरेक्टली कर दिया। बस बेसिकली आप समझ सकते हो कि कैसे फेच करनी है वैल्यू, कैसे पुट करनी है, बस इतना सही डिफरेंस है, और बाकी सब सेम है। पर आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, और हैश मैप का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ही जेनरिक है और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर की, काफ़ी सारी अप्रोचेस भी देखी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।